नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं IBC 24 पर हमारा खास कार्यक्रम विधायक जी लाइव। जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को आप जनता से सीधे मिलवाने का IBC 24 का ये एक नया मंच है, एक नया प्रयास है, एक नई मुहिम है। आपने अपने प्रतिनिधि चुने, उनको अधिकार दिया, उन्होंने अपने अधिकारों के इस्तेमाल करते हुए सदन से सड़क तक आपके मुद्दों को उठाने की शपथ ली। तो आज वे अपने क्षेत्र के लिए कितना कर पा रहे हैं, वे क्या आपसे कहना चाहते हैं और किन बातों पर फोकस रखें, ये सब आपको लाइव हम सुनवाते हैं, दिखाते हैं, आप ही के विधायक जी से आपको मिलवाते हैं। और आज हमारे साथ लाइव हैं खल्लारी से कांग्रेस पार्टी के विधायक द्वारिकाधीश यादव साहब। बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो हम द्वारिकाधीश यादव जी से बातचीत कर पाएँ। एक मुखर, लोकप्रिय और संघर्षों में सफलता गढ़ने वाले द्वारिकाधीश यादव जी का एक छोटा सा एवी हमने तैयार किया है जो उनके अब तक के राजनीतिक सफर को दर्शाता है। पहले उसे देख लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। खल्लारी की राजनीति में एक ऐसा नाम जो संगठन की रणनीति भी समझता है और जनता की नब्ज भी पहचानता है। एक ऐसा नेता जिसने पंच से शुरुआत की और आज लगातार दूसरी बार विधानसभा में अपने क्षेत्र की आवाज बुलंद कर रहा है। नाम है द्वारिकाधीश यादव। महासमुंद जिले के ग्राम फुटगुना में 15 अगस्त 1973 को जन्मे द्वारिकाधीश यादव को राजनीति से जुड़ाव विरासत में मिला। 8 बहन भाइयों के बड़े परिवार में पले बढ़े द्वारिकाधीश यादव ने छात्र जीवन से ही राजनीति का रास्ता चुना। हायर सेकेंडरी की पढ़ाई के दौरान वे छात्र राजनीति से जुड़े और फिर युवा कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। द्वारिकाधीश यादव ने NSCI से अपने सियासी करियर की शुरुआत की। फिर युवा कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी, जिला कांग्रेस में सचिव का पद और फिर किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री तक का सफर तय किया। संगठन में उनकी पहचान मात्र नेता की नहीं बल्कि चुनावी रणनीतिकार की भी रही। लेकिन राजनीति में उनकी असली ताकत बनी जनता के बीच उनकी मौजूदगी। निर्विरोध पंच, उप सरपंच, 3 बार जनपद सदस्य, 2 बार जनपद उपाध्यक्ष और फिर विधानसभा तक का सफर। साल 2018 में कांग्रेस ने उन्हें खल्लारी विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया। कई राजनीतिक समीकरणों, चुनौतियों के बीच चुनाव हुआ, लेकिन नतीजों ने सबको चौंकाया। द्वारिकाधीश यादव ने अपने पहले विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की और पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी जीत प्रतिशत का रिकॉर्ड बनाया। पहले कार्यकाल में वे विधायक के साथ साथ भूपेश बघेल सरकार में संसदीय सचिव रहे। फिर आया 2023 का चुनाव, जब प्रदेश में कांग्रेस के कई दिग्गज चुनाव हार गए। तब खल्लारी से द्वारिकाधीश यादव ने एक बार फिर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर अपनी लोकप्रियता सिद्ध की। खल्लारी विधानसभा में विकास कार्यों की लंबी सूची उनके कुशल राजनीतिक सफर की पहचान है। विद्युत सब स्टेशन, कॉलेजों की स्वीकृति, 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण, मिनी स्टेडियम और इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम, ग्रामीण सड़कों और सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, सहकारी समितियां, स्कूल भवन और स्वास्थ्य सुविधाएं। कहा जाता है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने करीब 800 करोड़ के विकास कार्यों को जमीन पर उतारने में अपनी भूमिका निभाई। सौम्य स्वभाव, चेहरे पर मुस्कान और हर वर्ग से सहज संवाद, क्षेत्र की समस्याओं को सड़क से विधानसभा तक उठाने की शैली ने उन्हें खल्लारी की राजनीति का मजबूत चेहरा बना दिया है। और खल्लारी की राजनीति का ये मजबूत चेहरा इस कदर उभरा है कि न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि विपक्षी विधायकों में सदन में इनकी आवाज़ आप स्पष्ट सुन पाएंगे। मुखरता से अपने क्षेत्र की बात कहते हैं और अभी भी जो बचा हुआ कार्यकाल है इसमें बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं। तो आइए सीधे लाइव मिलते हैं विधायक द्वारिकाधीश यादव जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका पुनः IBC 24 के इस मीडिया प्लेक्स में। आपको आप ही की जनता से हम सीधे मिलवा रहे हैं। विपक्ष के विधायकों की आवाज़ को लेकर
हम सदन में जब भी कभी एक नज़र डालते हैं तो उसमें आप अग्रणी नज़र आते हैं। 2 टर्म अब आपकी हो चुकी है, दूसरा टर्म भी आधा तकरीबन हो चुका है। ये जो जीत थी 2023 की, पहले मैं यहीं से शुरू करूंगा, ये बड़ी आश्चर्यजनक थी। पिछली कांग्रेस की सरकार बनी, काम हुआ, लेकिन इसके बाद जब आप जीते तो हमने देखा बड़े बड़े मंत्री जो कैबिनेट के थे कांग्रेस की सरकार में, वो अपनी सीट बचा ना पाए, आप निकाल ले गए। क्षेत्र की जनता की उम्मीदें और विश्वास आपके साथ में था। इन 2.5 सालों को आप कैसे देखते हैं विपक्ष के विधायक के नाते? क्या वो कर पाए जो भरोसा जनता ने आप पर जताया? देखिए, जनता ने जी जहाँ तक भरोसा किया, केवल मैं कर पाया नहीं कर पाया वो तो अलग बातें हैं, लेकिन बात तो पूरे प्रदेश में सरकार ने जनता जैसा चाहिए वैसा कुछ कर ही नहीं पा रहा है। चाहे हम किसान की बात कर लें, वर्तमान सरकार किसानों को खाद देने की स्थिति में नहीं है। किसानों की जब रबी फसल में बिजली की बात आती है तो बिजली देने की स्थिति में नहीं है। मूल रूप से अभी वर्तमान में खाद में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौंकाने वाली बात कर रही है। बात की शुरुआत करते हैं कि 1 एकड़ में 1 बोरी DAP की, जबकि 5 एकड़ को 3 दिया जा रहा है। ये गुमराह करने की तरीका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। किसानों को छला गया, बेरोजगारों को छला गया है, और ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जिसको छला नहीं गया होगा। बेरोजगार भाइयों को पंच सरपंच, मतलब जो एकदम बेसिक यूनिट है हमारे देश का, जिसको आप थ्रेड कह सकते हैं, वहाँ से आप चुनकर आए तो लोगों का भरोसा वहाँ से था, और छात्र राजनीति का संघर्ष भी आपने देखा है। तो ये जो 2.5 साल है, चूँकि अब और इतना ही वक्त बचा है, फिर आपको चुनावी रणभूमि में उतरना है, मौका मिलता है, तो फिर इसके लिए आपको ये कार्यकाल में बताना पड़ेगा कि मैंने क्या किया और क्या करवाया। देखिए, क्षेत्र की जनता, विधायक रोज क्या कर रही है उनको अच्छे से पता है। हाँ। 2.5 साल में मैंने बहुत कुछ विपक्ष में होते हुए भी काम किया है। विधायक सदन में लड़ता है और सड़क पे, हम सड़क की लड़ाई भी कर रहे हैं, और सदन में चूँकि जनता की जो मांग को विधायक आइचका के माध्यम से विधानसभा में लगाता है और विधानसभा में अपनी मांग रखता है, ये विधायक की ताकत है, और उसके परिणाम भी कुछ आए हैं और कुछ नहीं आए। 2.5 साल की बात है और आप अगले चुनाव की बात बोल रहे हैं। अगले चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तो है ही विपक्ष में, हम हैं विपक्ष में, कर रही है हमारी पार्टी संघर्ष, लेकिन किसान विपक्ष है, मुद्दा है, किसान है, बिजली बिल है, बेरोजगार है, ये भी एक विपक्ष हैं जिनके साथ व्यापक रूप से अन्याय हो रही है। महतारी वंदन, कलेक्टर की पत्नी मुख्यमंत्री की जी की पत्नी को भी देने की बात कही गई थी। कहीं पर घोषणा पत्र में ये वादा नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी का कि शुरुआत में ही जो महिलाएं हैं उन्हीं के 1,000 देंगे, जबकि आज 2.5 साल हो गए। 2.5 साल मतलब शादी के समय को लेंगे तो ज़्यादातर गर्मी में ग्रामीण इलाके में शादी नहीं होती। अपन 3 साल बोल सकते हैं। 3 साल तक के एक भी नए बहनें जो महतारी बनी हैं उनको 1 रुपया नहीं मिला है। चुनाव के समय 1870 में किसान धान बेचे। जो किसान चुनाव मतगणना के पहले बेच चुके थे उनकी भी 2500 रुपये में भुगतान हुई, कर्जा पूरी माफ़ हुई, किसान कर्ज मुक्त हुए। वास्तविक बात यह है, 2 तरह की लाभ होती है। एक लाभ तो उनको 10 एकड़ को किसान को औसतन 7 लाख के करीब हुआ होगा या ज़्यादा भी हुआ, लेकिन 10 एकड़ के किसान को 15 साल में किसान की फसल की दाम नहीं होने की वजह से किसान कर्ज में थे, आत्महत्या भी कर रहे थे। उस बीच किसान जमीन काफ़ी बेच रहे थे। मेरे विधानसभा में 100 एकड़, 150 एकड़, 50 एकड़, 40 एकड़ की बाड़ी व्यापक रूप से दिखता है। जिस हम गुजर जाऊं
मैं जनता के बीच इस बात को रखा कि आखिर खल्लारी में इतने ज़्यादा ज़मीन बिका क्यों। जब हमारी सरकार बनी, किसान को उसकी वास्तविक दाम मिला और किसान ज़मीन कम बेची। पहले हाईवे की ज़मीन की रेट बढ़ी भारतीय जनता पार्टी में जी। आज हमारी सरकार में 15 से 20 लाख ग्रामीण इलाके में गए। तो 10 एकड़ के किसान की पूंजी अगर 20 लेते हैं तो पहले 50 लाख, और हमारी सरकार बनते ही उसकी पूंजी हो गई 1.5 करोड़ 2 करोड़। मैं इस बात को सदैव जनता के बीच रखता था कि आप हमारी सरकार बनाएं, मुझे विधायक बनाएं, तो उसकी लाभ क्या है। और इस बात को खल्लारी की जनता बखूबी समझी कि अब क्या कहती है जनता, क्योंकि अब देखिए ये हुआ कि आपको तो जनता ने पूरा विश्वास देकर चुन लिया, पर सरकार आपकी बन नहीं पाई। तो अब वो जनता आपसे क्या अपेक्षा करती है? जैसे पिछले टर्म में मुझे याद है, पहले वाले आपके टर्म में सिंचाई को लेकर, सिंचाई के रकबे को लेकर, फैसिलिटी को लेकर बहुत बात होती थी। क्या वो सॉल्व तभी हो गया था या इस टर्म में कुछ काम छूट गया था? देखिए, सिंचाई की बात में मैं काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने सिंचाई बोल रही, जैसे बहुत लंबा समय से सिकासेर की बांध खल्लारी विधानसभा में भी आने का है और भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में शामिल की और वो स्वीकृत भी हो गया। लेकिन मैं गहराई से अध्ययन कर रहा था क्योंकि मुझे संदेह था कि यह सरकार किसान के हित में तो पानी की व्यवस्था नहीं करेगी। वर्तमान में डीपीआर में 60-40 की रेशो किया गया है। 60 जो है उद्योग को और 40 किसानों को। किसानों को उस पर हम आएंगे और निकट भविष्य में उसमें हम सदन में भी बात रखे हैं और उस पर आंदोलन की तैयारी भी है हमारी। दरअसल किसान को अभी हमारे द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन किसानों को दिग्भ्रमित भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, सरकार कर रहे हैं। किसान जब वास्तविकता में महसूस करेंगे, जब बाजू से पानी निकलेगा, पानी उनको मिलेगा नहीं। लिफ्ट इरिगेशन की जो फेल हुई, लिफ्ट इरिगेशन में सरकार को निर्णय में पहुंचना पड़ा कि लिफ्ट इरिगेशन बिजली की वजह से, मोटर की वजह से कहीं न कहीं ये योजना जो है असफल हो रही है जी। और इसमें लगभग लिफ्ट इरिगेशन की ही तरह साइड के किसानों को दिया जा रहा है, जबकि उद्योग को पानी दें 20% दें, 80% किसानों को। मेरे क्षेत्र में केवल चरौदा एक बांध है जी जी, जहाँ पर उसको टैंक बनाया जा रहा है, वहाँ पर पानी शिफ्टिंग होगा। लेकिन तो ये एक संघर्ष की एक पृष्ठभूमि बन गई कि आप किसानों को जो उनकी सिंचाई का, उनके हक का पानी है, उसको दिलवाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आगे के प्लान्स की बात कर रहा हूँ, क्या आपने अपने क्षेत्र के लिए उद्देश्य रखा है कि ये मुझे इस बार पूरा कराना है, और वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसको लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी योजना, सड़क की, सिंचाई की, ब्लॉक मुख्यालय में जो होता है, ब्लॉक सरकार की प्राथमिकता शिक्षा स्वास्थ्य पे होनी चाहिए, पहले किसानों के प्रति होनी चाहिए, बेरोजगारों के प्रति होनी चाहिए। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी इस बात को बोलते हैं, सदैव बोल रहे हैं, और जहाँ भी हमारी सरकार शपथ ले रही तो शपथ में शुरुआत इसी बात से हो रही है कि सरकार ऐसी होनी की चाहिए कि सभी को लगना चाहिए कि सरकार हमारी, सबके हित में बात होनी चाहिए, सबके हित में नीति बनना चाहिए। आप पत्रकार हैं, पत्रकारों के हित में भी बननी चाहिए, बेरोजगारों के हित में बननी चाहिए, मजदूरों के हित में काम होने चाहिए। आरक्षण का लाभ हमारे आदिवासी भाई, एससी भाइयों को मिलने चाहिए। आरक्षण केवल पुस्तक पर न रह जाए। आप कोई क्षेत्र में नियुक्ति देंगे नहीं या कोई भी क्षेत्र में काम होगा नहीं तो आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? तो मैं अपने 5 साल की सरकार में ब्लॉक मुख्यालय में जहाँ तक जितने काम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं 50 बेड को 100 करा दिया।
बागबहरा की स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति ये थी कि डिलीवरी के लिए माताएं जो है उड़ीसा नवापारा जाते थे। हमने वहाँ पर व्यवस्था को ऐसा सुधार किया, डॉक्टर की व्यवस्था की, डॉक्टर की कमी, स्टाफ की कमी, सारी चीज़ को पूरा किए, तो बाद में परिस्थिति ये बनी और वर्तमान में भी नवापारा के लोग, तो उड़ीसा नवापारा के लोग, चूँकि बॉर्डर से लगा है मेरे विधानसभा का, आज बागबहरा में इलाज कराते हैं। उड़ीसा से लगा हुआ नर्रा है 2-3 किलोमीटर में, वहाँ मैं 10 बिस्तर का अस्पताल स्वीकृत करवाया। सरकार बदली, लेकिन डॉक्टर केवल 2-4 दिन गए, उसके बाद फिर पढ़ाई के लिए वो वापस हो गए। तेंदुकोना में डॉक्टर की कमी थी, डॉक्टर की कमी दूर करवाया, पोस्टिंग करवाया। तेंदुकोना महाविद्यालय उनकी सरकार में खुली थी, लेकिन भवन नहीं था, भवन बनवाया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में घोंच में भी हमने स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया। मतलब आपने स्वास्थ्य पर, सिंचाई पर, सड़क पर, इन 3 चीज़ों पर अपनी सरकार के रहते भी काम किया और अभी भी आपका फोकस वर्तमान में देखिए, मैं कोमा खान में तहसील मुख्यालय करवा दिया, जहाँ पे तहसील हो सकता था। मेरे क्षेत्र में खल्लारी में मांग होती तहसील और महाविद्यालय का। बाकी जो बातें थी शिक्षा के क्षेत्र में, हम लोग पर्याप्त अतिरिक्त शाला भवन भी बनाया और 2 आत्मानंद खुले। उसका परिणाम ये रहा कि गरीब के बच्चे पहले केवल अंग्रेजी माध्यम के बोर्ड को पढ़ते थे, स्कूल को देखते थे, पूछते थे माता पिता से कि यहाँ पर अंग्रेजी में पढ़ाई होती है, इंग्लिश मीडियम की स्कूल है। वही बच्चे उस स्कूल में प्रवेश लिए और आत्मानंद स्कूल में इतनी अच्छे से व्यवस्था रहा हमारी सरकार में कि कुछ बच्चे, गरीब के बच्चे भी अंग्रेजी में बात करने की शुरुआत हो चुकी थी। इस सरकार में कहीं न कहीं उस स्कूल के प्रति सरकार की नीयत जैसे होनी चाहिए वैसी नहीं पड़ रही। और शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं पर्याप्त काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, सड़क की आवश्यकता खल्लारी विधानसभा में है। ठीक है, तो मतलब एक सड़कों को लेकर आपका एक प्लान है। मैं 10 सड़क विधानसभा चुनाव के पहले स्वीकृत भी हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे तो घोषणा किए और स्वीकृत भी हुआ। वर्तमान में वो इसलिए रुका हुआ है, 2-3 सड़कें को मैं विधानसभा में संघर्ष करके आइस्का के माध्यम से, एक अभी मुनगा से मुंगरापाली जिसकी चौड़ीकरण नहीं होने से ग्रामीण दुर्घटना के भी शिकार हो रहे थे और आवश्यकता थी, असुविधा थी, तो काफ़ी संघर्ष के बाद वो उसमें सफलता मिली है। 10 प्रधानमंत्री सड़क में मिली है, लेकिन जो 10 स्वीकृत था उसमें से 2 ही अभी स्वीकृत हो पाया है। 3-4 सड़कें के लिए अभी मैं 3-4 दिन पहले आंदोलन भी किया हूँ और विधानसभा में आइस्का भी लगाया हूँ। तो स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में तो लगभग संतोषजनक काम किया है। अब आपने जो काम किया है आपको भी हम दिखाते हैं, सुनवाते हैं। आपके क्षेत्र की जनता जिनसे आप सतत संपर्क में हैं, वो आपके बारे में, आपके कार्यकाल के बारे में क्या सोच रखती है, वो आपके इस पूरे टेन्योर को किस तरीके से देख रही है, ज़रा देखिए, सुनवाते हम आपको, दिखाइए ज़रा। जो सांस्कृतिक भवन बना है वो माननीय विधायक द्वारकाधीश यादव जी के प्रयासों से बना है। पहले बागबहरा में कुछ नहीं था, ग्रामीण अंचल जैसे दिखता था। जैसे जब से हमारे विधायक जी द्वारकाधीश यादव जी आए हैं तो हमारे शहर में ऐसे हो गए, जगमगाते हुए लाइट लगवा दिया है। मिनी स्टेडियम लगभग अभी 2-3 साल पहले बना हुआ है और इसमें हमारे खल्लारी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक द्वारकाधीश यादव जी का अथक प्रयास और उनके सहयोग से बना हुआ है। जो नहर नाली का जो कंक्रीटीकरण हुआ है हमारे यहाँ के विधायक आदरणीय श्री द्वारकाधीश यादव जी के अथक प्रयास से हुआ है। 2 साल पूर्व कृष्ण कुंज बना है यहाँ, ये हमारे विधायक के प्रयासों से। अब कोमा खान में तहसील होने से बहुत फ़ायदा है, आसपास के गांव वाले लोग का काम हो जाता है। द्वारकाधीश विधायक जी से प्रयासों से हुआ है। रोड तो अच्छा खासा बन गया है और 3-4 साल पहले आते थे तो यहाँ रोड कच्चा था। क्षेत्रवासियों की विशेष मांग पर माननीय विधायक खल्लारी द्वारकाधीश यादव द्वारा यहाँ पे हाई स्कूल भवन
और स्कूल का सुविधा करवाए। बागबाहरा में व्यवहार न्यायालय की स्थापना करी तो द्वारकाधीश यादव ने ये बहुत बड़ी सौगात इस क्षेत्र को दी है। बैंक अपना खुद का भवन होने से तो बहुत फायदा हो किसानों को। यहाँ पे बढ़िया बैठने की जगह मिला है, सुविधा मिला है। हाँ, कॉलेज खुलने से आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो बागबाहरा जाते थे पढ़ने के लिए, उनको अच्छा सुविधा हो गया है। इधर रेस्ट हाउस भी बना है, इधर गोदाम भी है और सब विधायक जी के ऊपर से बना है सब। लेकिन विधायक द्वारकाधीश यादव जी के सतत प्रयास से उन्होंने 50 लाख रुपया एसडीएम ऑफिस कार्यालय के लिए स्वीकृत कराया। आए दिन लाइट बंद, गर्मी में परेशान थे, तो इससे हम लोग विधायक जी से निवेदन किए। फिर आज विधायक जी हम लोग के मांग को पूरा सुचारू रूप से पूरा अच्छे से ठीक कर दिए। नया गोदाम और चबूतरा बनने से हमारे किसानों को धान बेचने में बहुत सुविधा हो रहा है। पहली सोनोग्राफी के लिए महासमंद जा रहे थे, अभी यहीं हो गया है और डिलीवरी जिचकी उचकी का भी अच्छा सुविधा हो गया है। हमारे विधायक द्वारकाधीश यादव जी के प्रयास से हुआ है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो ये है क्षेत्र की जनता जो सब कुछ खुलकर और साफ साफ कहती है। उसने साफ बताया, इसमें किसान भी, इसमें महिलाएं भी, इसमें आम लोग भी, इसमें निर्माण कार्यों का भी जिक्र हुआ। अब एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि अगले चुनाव में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ द्वारकाधीश यादव जी की क्या होगी? ये जनसंपर्क और ये जनता की सोच, आपके बड़े नेता जैसे यहाँ भूपेश बघेल जी और केंद्र में राहुल जी, ऐसे बड़े फेस, या इस इलाके में किए गए कार्य? देखिए, चूँकि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो हमारे नेता राहुल गांधी जिस तरह से पूरे देश में लड़ रहे हैं, वो चाहे बेरोजगारों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे व्यापारियों के लिए हो, चाहे एक जूता पॉलिश करने वाले गरीब भाई के लिए, जिसका लाभ समूचे छत्तीसगढ़ में मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ ऐसे लीडर हैं जो हमारे राहुल गांधी के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी, इस तरह अभी हाल ही में उनके आगमन पर उनको घेरा गया, भूपेश बघेल जी को घेरा जाता है, इसीलिए मैंने पूछा वो स्ट्रेंथ बन पाएंगे? निश्चित रूप से जनता के बीच ये घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता की पसंद तो के नेता हैं, तो जनता की पसंद के आगे घेर नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये है कि अगले चुनाव की, तो कल ये चुनाव करा लें। केवल मैं खल्लारी की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्हीं के दल के लोग भी इस बात को स्वीकार रहे हैं, बोल रहे हैं। अभी की स्थिति में हम लोग उस समय 15 पहुँच गए थे, 10 की इस पार तो ना रहें। तो उसके लिए विपक्ष तैयारी कर रहा है ये बातें जनता के बीच ले जाने की? जनता के बीच विपक्ष लेके जा भी रहे। मैं शुरुआत में ही बोला, हम तो विपक्ष में हैं, लेकिन जो कांग्रेस में भी नहीं हैं, किसान विपक्ष में हैं, मजदूर विपक्ष में हैं, क्योंकि बिजली बिल का मार झेल रहे हैं मजदूर, महंगाई की मार झेल रहे हैं मजदूर, बेरोजगारों को जैसे छला गया, बेरोजगार भी विपक्ष में हैं। ठीक बात। चलिए, तो मुद्दे विपक्ष के पास नहीं है, ये अक्सर आपने कहते सुना होगा, लेकिन यहाँ द्वारकाधीश यादव साहब को सुनकर साफ लग रहा है कि विपक्ष के पास भरपूर मुद्दे हैं। और अगर विधायक द्वारकाधीश यादव जैसे सक्रिय हों और ज़मीन पर संघर्ष करने वाले हों, तो उनके पास बताने के लिए काम भी है, आगे की प्लानिंग भी है। अब टिकट मिलता है, किस आधार पर वे चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, किन मुद्दों को लेकर जाते हैं, इस पर आप और हम दोनों नज़र रखेंगे। फिलहाल आपको शुभकामनाएं देते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए और लाइव चर्चा में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।